तो सीखने की ललक मुझे शुरू से थी। स्टार हो जाना, एक नाम फेम हो जाना एक कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। काफी भोजपुरी गाना है, शायद बहुत डुअल मीनिंग गाना है, या आपका थोड़ा परिवार के साथ बैठ के देखना में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ उस गाने का व्यूज बहुत ज्यादा है। पवन सिंह जी और खिचड़ी लाल जी के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा लड़ाई चलते रहता है। तो ये क्या मतलब सच में नेगेटिव पब्लिसिटी है कि इन लोगों के बीच में सच में ही कुछ ना कुछ चलता है? आलोक कुमार जी को हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में कब देख रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। तो फिर क्या हम लोग मान सकते हैं कि योगी जैसे जो फॉर्च्यूनर मिलने वाला है आलोक कुमार जी को मिल चुका है? क्या भारत के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से खुश है? आज प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में तो अमिताभ बच्चन जी, फिर आपका अजय देवगन जी और भी काफी बड़े बड़े एक्टर सब कोई काम किए हैं, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को उतना सम्मान क्यों नहीं मिला? आपको लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझे भी इस जन्म में अब होगा कि नहीं होगा, राम जाने। आपके मन में होना चाहिए। आदमी दिमाग से कमजोर होता है, हाँ है ना, शरीर से कमजोर नहीं। किस भोजपुरी एक्टर को देख के आपको लगता है अब बस करो भाई कि आप मुझे नहीं देखना है? भोजपुरी इंडस्ट्री को किससे सबसे ज्यादा प्यार मिला, लालू जी या नीतीश जी से? कौन ज्यादा आर्टिस्ट फ्रेंडली है, मोदी जी या फिर जोगी जी? आज हम लोगों के साथ है भोजपुर के फेमस सिंगर कम एक्टर आलोक कुमार जी, जिनका ये प्रयागराजा है गाना रिसेंटली पैन इंडिया में बहुत फेमस हुआ। मेरा रंग दे ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। नमस्ते आलोक जी, हम लोग के साथ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम मस्त हूँ, आप कैसी हैं? आलोक जी, हम लोग पहले थोड़ा आपके बारे में जानेंगे। नॉर्मली जब कोई सिंगर अपना करियर शुरू करते हैं, कोई कोई होता है कि बचपन से सिंगिंग में शौक रखते हैं, और कोई कोई होता है कि ऐसे बचपन से इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन बाद में जाके उनको इंटरेस्ट ग्रो होता है। तो आलोक कुमार जी कैसे है, एक्सीडेंटल सिंगर या बचपन से ही उनका सिंगिंग में शौक? एक्चुअली मेरा देखा जाए तो बचपन से शौक था। मेरा 86 का मेरा बॉर्न है और मैं 92 से मैं सिंगिंग स्टार्ट किया। मैं इसलिए क्योंकि मैं मेरे दादाजी, मुझे संगीत जो है विरासत में मिली। अच्छा। दादाजी भी गाते थे, पिताजी भी गाते थे। मैं 92 से मैं सिंगिंग स्टार्ट किया और फिर मेरी पढ़ाई लिखाई भी शुरू हुई। संगीत के साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है। हर सारे एक्टर, चाहे सिंगर हो या तो एक्टर हो, हर के लिए एजुकेशन तो बहुत मायने रखता है। फिर मैं भागलपुर TNB कॉलेज से मैं शिक्षा लिया और ग्रेजुएशन किया। मैं संगीत से विशारद किया। फिर संगीत एज ए नॉर्मली मैं गाता था, बजाता था पिताजी के साथ। अच्छा। फिर मुझे लगा कि नहीं, यदि कुछ करना है मुझे संगीत में तो मुझे फिर संगीत की शिक्षा लेनी पड़ेगी, तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, तभी मैं दुनिया को मैं साबित कर पाऊंगा कि मैं एज आलोक कुमार सिंगर, एज एक्टर। तो फिर मैं संगीत से विशारद करने चला गया मैं चंडीगढ़। अच्छा। प्राचीन कला केंद्र से मैं वहां से मैं संगीत से विशारद इन द कि BA, मतलब हम लोग नॉर्मली भाषा में बोलते हैं ग्रेजुएशन। फिर वहां से आने के बाद फिर मेरी कैरियर की शुरुआत हुई सुर संग्राम से। जी, सुर संग्राम भोजपुरी का देखा जाए तो पहला इतना बड़ा शो था। सही बात है। हाँ, फिर वहां से मेरा कैरियर सफर चला। हाँ, तो सुर संग्राम तो भोजपुरी का पहला एक सबसे बड़ा रियलिटी शो था और जिसका पहला सीजन के आप थे विनर। हाँ जी। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इसके पहले कोई उतना बड़ा रियलिटी शो था नहीं, और आप लोग मतलब आप लोगों के पास कोई रेफरेंस नहीं था कि कैसा रियलिटी शो होता है एंड कितना चैलेंजेस होता है। तो इस सुर संग्राम का एंटायर जर्नी आपका कैसा था, कितना चैलेंजिंग था? इतना टैलेंट आए थे, सबके लिए वो चैलेंजेस था, उसमें आपको विनर होना सबको जी 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 चैलेंजिंग। ये बात तो है। सबसे बड़ी चीज ये शो था भोजपुरी का। हालांकि उसके पहले आया होगा शो, बट उतना वो बहुत चर्चित नहीं रहा। लेकिन सुर संग्राम देखा जाए तो बिहार, यूपी, झारखंड के सबसे बड़ा रियलिटी शो था भोजपुरी का। और बहुत बड़े बड़े लोग भी आए इसमें, बहुत बड़े बड़े जजेस भी आए।
हिंदी के भी आए जजमेंट। तो मेरी शुरुआत, हालांकि मैं पहले चंडीगढ़ में जब गाया था गाने, तो मैं तो ज़्यादा सेमी क्लासिकल में गाता था, तो बहुत ज़्यादा इधर लगाव नहीं था मेरा इस भाषा से, क्योंकि मैं हूँ लखीसराय का रहने वाला। अच्छा अच्छा। बिहार एक लखीसराय जिला है, मेरा गांव पड़ता है कजरा, जो कि वहाँ मगही बोली जाती है। तो मगही कहाँ मगही कहाँ भोजपुरी, सही। टोन में अंतर, भाषा में अंतर है ना। लेकिन मैं सोचा कि ना, ये मौका मैं कभी नहीं गंवाऊंगा। फिर मैं ऑडिशन दिया, भागलपुर में ऑडिशन हुआ था 2008। अच्छा। 18 दिसंबर 2008 को भागलपुर ऑडिशन हुआ। देन उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर मैं गाना सीखा, 2-3 गाना सीखा ऑडिशन देने के लिए। फिर मैं मेगा ऑडिशन के लिए मुंबई बुला गया। 24 तारीख को ऑडिशन था, 18 के बाद डायरेक्ट 24 था वहाँ। 24 दिसंबर 2008 को फिर मेगा ऑडिशन दिया। तो फिर मेगा ऑडिशन में पास किए। फिर मेरा मेन अब सफर अब से स्टार्ट हुआ। 24 लोगों का सिलेक्शन जब हुआ, 12 यूपी 12 बिहार, तब से मेरा मेन सफर स्टार्ट हुआ। फिर शो वगैरह स्टार्ट हुआ। बहुत तकलीफें हुई। तकलीफें इन द सेंस कि रहने खाने पीने का तो वो कंपनी देती थी, महुआ चैनल। लेकिन तकलीफ इसलिए हुई कि मुझे गाना का कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा। कि कौन कौन से गाने अब मेरे मुंह से अच्छा लगेगा, कहाँ से गाना का सिलेक्शन करूं, है ना। ये मायने रखता है ना। अब मुंबई से शहर में नया नया मैं गया पहली बार, चकाचौंध की दुनिया में। सही। एक एक गली, मतलब कुछ नहीं मालूम कि मैं जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं खो न जाऊं। मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, मोबाइल नहीं था मेरे पास। अच्छा, उस समय शायद मोबाइल होता चला तो मेरे पास नहीं था। मेरे एक्चुअली मेरे जो मुंबई जो गया था ना, तो मेरे साथ एक भाई गए थे। अच्छा। है ना, मैं मेरा भाई गया था साथ में, तो उनके पास मोबाइल था। तो उन्हीं से मेरा कांटेक्ट होता था कि कहाँ आऊँ, कौन सी जगह पे जाऊँ, है ना। हाँ। फिर मुझे जब सिलेक्शन हो गया मेरा 2024 में, फिर वो भाई लौट के चला आया गाँव। अच्छा। अब मैं अकेला हो गया। अब समझ गए ना। हाँ। फिर किसी से बातचीत भी करना था तो किसी दूसरे से मांगते थे मोबाइल नंबर, कि 2 यार घर बात करेंगे। नंबर था, मोबाइल नहीं था। अब डर लगे हमको जाने में नीचे, कि जाऊंगा कहीं भूल न जाऊं, क्या जगह का नाम बताऊंगा। तो मैं कागज में लिखता था। अच्छा। यदि मैं जाऊंगा तो पूछूंगा ना भाई हाँ। कि इस जगह पे मुझे जाना है, तो रख लेते थे पॉकेट में। चल जाते थे सीडी खोजने, अच्छा। सीडी कि मुझे गाना याद करना है। ये सब मैं झेला हूं मैं गाना के सिलेक्शन को लेकर के, क्योंकि मुझे शो में जितने के लिए मैं गया था, ना कि मैं पार्टिसिपेट करने गया था। सही। मुझे था कि यार एक मौका मिला है, इतना बड़ा शो है, मनोज तिवारी भैया, रवि किशन भैया एंकर हैं, मतलब बड़े बड़े जजेज हैं उसमें, मालिनी अवस्थी जी, कल्पना जी, अनूप जलोटा जी, विनोद राठौर जी, विश्व के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, अच्छा। समीर साहब जो राजा हिंदुस्तानी, बहुत मतलब इतने बड़े बड़े कोशिश किया। और भगवान की सी कृपा, सारे जनता, जितने भी जनता है सबका ऐसा आशीर्वाद रहा कि मुझे सुर संग्राम का विनर हो गया मैं। तो ये तो मैं आजीवन में ऋणी हूँ इनका। हाँ। जी जी जी, आजीवन में ऋणी। तो आप जैसे बोले कि भोजपुरी तो आपका भाषा था नहीं, हाँ मगधी से भोजपुरी में आने में और आज इतना फेमस होने तक, हाँ ये लैंग्वेज सीखने का जर्नी कितना टफ था? हाँ, ये भी बात है। एक्चुअली आपके मन में होना चाहिए। आदमी दिमाग से कमजोर होता है, हाँ। है ना, शरीर से कमजोर नहीं होता है। सही बात। दिमाग से आदमी दिव्यांग होता है, शरीर से दिव्यांग नहीं होता है। आप यदि मन में ठान लेंगे मुझे करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अब मन में रहेगा अरे क्या होगा, जाए कि नहीं जाए, कैसा होगा नहीं होगा, तब तो आप वहीं पे टूट गए, आप यहीं से कमजोर हो गए। हो वही जो राम रची रखा। अरे जैसे सब लोग प्रयास कर रहे हैं वैसे मैं भी कर रहा हूँ इसमें, लेकिन परंतु कहाँ से आगे। हर लोगों पे लागू होता है, ना कि सिर्फ मेरे पे, आप पे, चाहे जो भी हैं, सारे लोगों पे लागू होता है ये चीज। हाँ। ये करने से पहले मत सोचिए होगा कि ना होगा, है ना। पहले शुरू तो कर दी। और यदि सोचते हो तो फिर करो मत, आप टूट जाओगे। सही। तो कहने मतलब कि मैं प्रयास किया। आज देखिए ना, मगही का क्षेत्र का मैं रहने वाला कजरा, जो कि भोजपुरी भाषा मैं कैसे सीखा। मैं बोलता भी हूँ तो अब भोजपुरी बोलता हूँ। अब मैं बोलता हूँ, अब कहीं भी कुछ गाना बजाना में स्टेज शो भी होता है तो मैं भोजपुरी में ही बोलता हूँ। तो ये मतलब
सीखे कैसे? मतलब काफी चैलेंजेस होगा, घर में भी ये लैंग्वेज में बात तो नहीं होता। नहीं, हम लोग तो मगही बोलते हैं। एक्चुअली सीखे कि इतना में गाना गाया, आप समझिए कि सूर संग्राम में तो पहले जितने भी लोग थे सब, एक्चुअली रहा मैं 3-4 महीना सब भोजपुरी कलाकार के साथ। अच्छा, जो भी बोलते थे सब भोजपुरी में बोलते थे। सही बात। तो मैं एक एक चीज गौर करता था, अच्छा आप जो कहाँ बारू, कहाँ बड़ा, कहाँ बानी, कहाँ, इसका मतलब क्या होता है? तो वो लोग हमको समझाते थे, सिंगर जो थे मेरे साथ, तो बोले कि बारू का मतलब स्टिरलिंग, रू का मतलब स्टिरलिंग। अच्छा, किसी को बोलना है तो रू मतलब स्टिरलिंग। तब बहुत लोग बोलते हैं कहाँ जात बाड़ा बानी, तो बोलता है भैया जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कैसे हैं, तो वो हो गया बानी। बड़े लोगों को बानी बोलते हैं, कैसन बानी। अच्छा अच्छा। अब कैसन बाड़ा मतलब कि बराबरी में दोस्त है, तो ये सब मैं कैच करता था। अच्छा, तो मुझे दिमाग में, अच्छा बड़े आएंगे तो मुझे बोलना है कैसन बानी, मेरे बराबरी में है तो बोलोगे भाई कैसन बाड़ा, छोटे को है तो बोले कैसन बड़े। तो ये चीज पहले मैं छोटा पहले मैं सोचा कि बड़े को कैसे बोलते हैं, बराबरी को कैसे बोलते हैं, छोटे को कैसे बोलते, पहले ये मैं कैच किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया, कहाँ जात बनी, बड़े हैं तो कहाँ जात बनी। तो ये सब मैं सीखा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे सीखते थे। उसके बाद फिर मैं गाना भी गाने लगा भोजपुरी में। अब यही अब जो इंसान 6 से 7 हजार गाना गाएगा तो जुबान पे तो आ ही जाएगा ना, खाली भोजपुरी में गाना है ठीक, तो वो तो आ ही जाएगा ना वो चीज। तो इससे भी मैं सीखा, तो सीखने की ललक मुझे शुरू से थी। मैं अपने आप को कभी ओवर कॉन्फिडेंस लेवल से मैं कभी ऊपर क्रॉस नहीं किया, मैं सीखने की कोशिश किया। बहुत सारे विधा भी सीखा मैं, तो भोजपुरी में एक से एक विधा है, तब मैं जाना कैसे कैसे गाते हैं, कितना कितना कलेजा में दम लेकर के गाते हैं। अब मैं जाना, मुझे तो लगता है कि मैं कुछ भी नहीं, जितने अच्छे अच्छे सिंगर हैं मैं कुछ भी नहीं हूँ, जितना हाई लेवल में गाते हैं, सुर बरकरार रखते हैं, एक से एक विधा गाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत बहुत कुछ सीखना है, आलोक कुमार को बहुत कुछ करना है भोजपुरी भाषा के लिए। तो आलोक जी, भोजपुरी में जैसा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, काफी सारा डिस्ट्रिक्ट्स को भी कवर कर रहे हैं, तो इसमें सूर संगम जैसा एक ही क्यों रियलिटी शो फेमस हुआ, और कोई इतना बड़ा रियलिटी शो हम लोग को देखने को क्यों नहीं मिला? कहीं भी ऐसा है कि इंडस्ट्री में टैलेंट का कमी है व ऐसा कुछ और कुछ नहीं, टैलेंट की कमी तो नहीं है, अपना अपना एक परोसने का तरीका भी हो सकता है। जैसे महुआ चैनल जो फर्स्ट बार लाया तो एक बड़ा लेवल से लाया, बड़े जजेस को बैठाए, है ना, आपके सामने जजेस कौन है ये मायने रखता है ना। तो आदमी देखिए, दर्शक क्या है कि जिनको सुने हैं, जिनको वो आशीर्वाद दिए, जिनको वो तारीफ किए हैं दर्शक, वो यदि आ जाए सामने तो बोले कि हाँ ये ठीक है, जिसको मैं जानता हूँ, जिसको मैं सुना हूँ, समझ गए ना। अब जिसको आप कलाकार क्या है, अभी भी चाहे शुरू से भी आ रहा है कि आप हर कलाकार को अच्छी निगाह से नहीं देख सकते, अनेक को देखता है। आप गाना क्या गाते हैं ये मायने रखता है, स्टार हो जाना एक अलग बात है ना। आपको जनता क्या है कि आप जनता किस स्तर से आपको देखती है ये भी मायने रखता है। स्टार हो जाना, एक नाम फेम हो जाना एक कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। अब किस लेवल से स्टार है, आपको हो सकता है कि 5 लोग अच्छा बोल रहे हैं तो 5 लोग गलत भी बोल रहे होंगे, क्योंकि आपने वैसा काम किया होगा, हो सकता है कि आपने पब्लिक के बीच लगता है अरे यार नाम तो है लेकिन ये बहुत बेकार है, ये गंदा गाता है, चाहे ये अच्छा गाता है, ये बहुत अच्छा इंसान है, चाहे ये खराब इंसान है, कुछ तो चल रहा होगा। तो आप बैठाते किसको ये मायने रखता है। अब जैसे मेरे में बैठे विश्व के प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, विश्व के नंबर 1 है। अनूप जलोटा जी बैठे, वो है। नदीम सरवन तो सरवन जी बैठे, है ना। विनोद राठौर जी बैठे। उदित जी को पहला ब्रेक देने वाला आनंद मिलिंद, चित्रगुप्त जी के बेटा, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, पहली फिल्म देने वाला वो म्यूजिक डायरेक्टर बैठे। तो बैठे वो लोग, और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई सा रियलिटी शो आया कि इतने बड़े बड़े जज बैठे। हो सकता है इसका कारण ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, समझ गए ना। तो वो पड़ोसे बहुत बड़े लेवल से, तो उनका बड़ा नाम हुआ, बड़ा चेहरा लाए सामने। और अभी हो सकता है कि थोड़ा सा वो
माइनस कर दिए होंगे तो हो सकता है उनसे कम हुआ होगा, तो कारण ये भी हो सकता है, बाकी टैलेंट की कमी नहीं है। आज से अगर हम लोग मोटा मोटी मानिए 15-20 साल के पहले का अगर रियलिटी शो देखें भोजपुरी में या फिर आप अगर बॉलीवुड लेवल में देखते हैं तो काफी सारा फेमस लेजेंडरी सिंगर्स पैदा हुए हैं, वहां से आए हैं, अपना करियर शुरू किया है, जिसमें से श्रेया घोषाल जी भी शायद एक है। सही सही। तो उसके बाद अगर हम देखें 2014-15 के बाद से जितना भी रियलिटी शो हुआ उसमें भी काफी सारा नया टैलेंट्स आए, लेकिन इंडस्ट्री में उतना अपना जगह कर नहीं पाए। श्रेया घोषाल जी जैसा नहीं बन पाए या भोजपुरी में आपके जैसा जगह में नहीं पहुंच पाए। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्या हो सकता है, इन टैलेंट्स में कहाँ पे कमी है? कारण है इसका, मैं भी यदि अपने आप को नहीं संभालता, मैं भी अपने आप को सुर सनम जीतने के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं भी नहीं सोचता कि मुझे फिल्म में गाना है, मैं भी नहीं सोचता कि मुझे मुंबई जाना है, मैं भी नहीं सोचता कि भोजपुरी के लिए कुछ करना है, मैं भी नहीं सोचता कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, तो मैं भी पीछे रह जाता। तो आपको सोचना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज में एक एक दिन वर्क करना होता है, चाहे वो फिल्मी दुनिया के माध्यम से हो, चाहे टेक्निकल के माध्यम से हो, चाहे आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या तो गायकी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए उस लेवल की, उसके माध्यम से हो, है ना, या तो एल्बम के माध्यम से हो। जैसे मैं सुर सनम जीतने के बाद मैं एल्बम नहीं गाया, लोग मुझे बहुत भी बोले, लेकिन मैं इसको हल्का में लेता था, है ना। मेरा इतना सॉन्ग जाता था ना फिल्म में, मैं पर डे नहीं, विश्वास करेंगे, पर डे मैं 8 से 10 गाना पर डे गाता था फिल्म में, पर डे। कौन ऐसे एक्टर है कि मेरी आवाज नहीं गई होगी? भोजपुरी के कोई भी ऐसे एक्टर नहीं बचे, राहुल राय जी से लेकर के, राहुल राय जो आज की फिल्म के हीरो, उनसे लेकर के बाकी जितना आप भोजपुरी का नाम जानते हैं, कोई ऐसा एक्टर ही नहीं बचा है कि आलोक कुमार नहीं गाया होगा। तो कहीं कहीं मेरा जो गाने का जो स्टाइल था, मैं सैड भी गाता हूँ तो मिजाज में, सूफियाना भी गाता हूँ तो इसी स्टाइल से। तो वर्सटाइल सिंगर इंडस्ट्रीज को एक मिल गई थी कि आलोक कुमार एक ऑप्शन है कि आप इससे कुछ भी गवाओ गा देगा। कैलाश खेर जी का कितना गाना मैं गाया, उदित जी का कितना गाना मैं गाया, है ना, सैड भी गाया। तो ये सब करते करते जाकर के एक मेरा स्तंभ हुआ, खड़ा हुआ कि नहीं, आलोक कुमार अपने आप को साबित किया। यही कारण कि आज से मैं गाते गाते 6 से 7 हजार में गाना गा दिया। तो मुझे एल्बम में उतना टाइम नहीं मिल पाया ना, मैं उतना ध्यान। अच्छा, सुर संगम को जीतने के बाद फिर ये जो आपका ये प्रयागराज है गाना इतना फेमस हुआ, इसके बीच का जर्नी कैसा था? अच्छा था, मेरा वैसे चल रहा था जैसे अभी भी चल रहा है, ये प्रयागराज के बाद भी वैसे चल रहा है। एक चीज मेरे में कमी रही है शुरू से कि मैं नहीं एल्बम गा पाया, अपने आप को फ्रंट पे नहीं लाया। मैं ऐसा कभी सोचा नहीं था, है ना, लेकिन अब मैं एल्बम भी गा रहा हूं, क्योंकि एल्बम क्या होता है, पर्सनल होता है वो, कि आलोक कुमार का एल्बम है। और फिल्म क्या है, मैं तो गा दिया 5 गाना, फ्रंट कोई और रहते हैं, चेहरा मतलब फ्रंट चेहरा जो हीरो का होता है ना, तब मैं तो आलोक कुमार पीछे है, तो पब्लिक जो है सामने वाले को देखते हैं, अच्छा फलना है, तो उतना ध्यान, भाई पब्लिक को भी तो काम है ना, ये काम थोड़ी कि फिल्म देखना है, गाना देखना है, उनको तो 1000 काम है। तो जो सामने दिखता है वही। तो मेरे में क्या रहा कि मैं कभी एल्बम फ्रंट पे आकर के मैं कभी नहीं किया, ना मैं कभी एक्ट किया एज एल्बम किया हूँ, ना के बराबर किया हूँ। लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से मैं एल्बम गा रहा हूँ। हमको लगता है साल में कम से कम 100 से 150 गाना मैं गाऊंगा एज ए मेन लीड के साथ, क्योंकि मुझे बढ़ावा देना है ना। क्योंकि देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आलोक भाई भोजपुरी में ऐसा हो गया, ऐसे गंदे गाने, ऐसा अश्लील हो गया, ये हो गया, आप इंडस्ट्रीज में इतने साल से हो। कल भैया मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं कानू या कबर खानू, कानने के लिए भी तो कोई होना चाहिए भाई, वो खोदेगा वो कानेगा, लेकिन अकेला कितना कर, लेकिन सबका सहयोग है, ऐसा नहीं कहे सबका सहयोग है भोजपुरी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, सबका सहयोग है। लेकिन मैं एक ऐसा लेके चला हूँ शुरू से कि मैं कभी भोजपुरी भाषा को कभी बदनाम नहीं होने दिया। मेरी कोशिश रही है कि मेरे चलते कभी बदनाम ना हो, है ना।
अगर ये प्रयागराज है गाना का 2 लाइन अगर आपके मुंह से हम लोगों को सुनने को मिल जाता। हाँ। हम्म। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। कण कण में भगवान बसे हैं पग पग स्वर्ग से धाम यहाँ। गंगा यमुना सरस्वती मिल चरण पखारे राम यहाँ। धर्म का ये है राज मुकुट सनातनियों का नाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। क्या बात है सर। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो अमिताभ बच्चन जी, फिर आपका अजय देवगन जी और भी काफी बड़े बड़े एक्टर सबको काम किए हैं, फिर भी भोजपुरी इंडस्ट्री को उतना सम्मान क्यों नहीं मिला? सम्मान मिला ऐसा नहीं है, सम्मान नहीं मिला है, सम्मान है। भोजपुरी को सारे लोग सम्मान करते हैं, भोजपुरी भाषा का सब सम्मान करता है, ऐसा नहीं है। बट देखिए कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे सिंगर है, सिंगर की बात करें, मुझे भी खराब लगता है ये चीज कि मेरे भी घर के लोग जाते हैं बाहर, थोड़ा बहुत अश्लील हुआ था और बीच में एल्बम हावी हुआ था, कुछ अश्लील गाने गा करके चाहे कुछ भी करके, तो वो ज्यादा हावी हो गया, तो लोगों को लगता है ना कि यही भोजपुरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी में एक से एक चीज है, लेकिन उसको परोसना एक सिंगर का काम होता है, जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये सिंगर का काम होता है, राइटर का काम होता है कि आप अच्छे अच्छे चीज दो, पब्लिक तो वही सुनना चाहेगी ना, है ना, कि नहीं भोजपुरी में। लेकिन आज थोड़ा सा डगमगाया है एल्बम से कि अश्लील के साथ लोग थोड़ा सा ज्यादा खड़े हैं, सिंगर लोग भी है, तो मैं नाम नहीं लूंगा, जो भी हो उसमें मैं भी हो सकता हूँ, हो सकता है मैं सत्यवादी नहीं हूँ, हो सकता है मैं भी कुछ गलत गाया होगा, याद नहीं है। तो उसमें से सुधार करनी है कि भोजपुरी को अब थोड़ा सा मान सम्मान बचाना चाहिए। भाषा बहुत बड़ी भाषा है, कौन नहीं जानता है भोजपुरी भाषा। देखिए सारे लोग काम कर रहे हैं बाहर में, मुझे गर्व होता है। तब तो कुछ ऐसे हैं कि लेकिन उतना प्रभाव नहीं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सब। काफी भोजपुरी गाना है, शायद बहुत डुअल मीनिंग गाना है, या आपका थोड़ा परिवार के साथ बैठ के देखना में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हाँ उस गाने का व्यूज बहुत ज्यादा है, पब्लिक एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो पब्लिक एक्सेप्ट कर रही है ना, बात खत्म है। बात तो सब चीज तो पब्लिक के लिए करते हैं, वो कर रही है तो सब ठीक है। फिर सर भोजपुरी छोड़ के और कौन कौन सा इंडस्ट्री में और कौन कौन सा भाषा में आपने काम किए हैं? उड़िया गाया मैं, पहला फिल्म में उड़िया गाया 2011 या 12 में गाया था। ये हमारे विप्लव दा है कोलकाता के, जो कि आशा भोसले जी के साथ रहते हैं। मेरी मुलाकात हुई थी, मैं गया था गाना गाने। पाकिस्तानी फिल्म थी वो 750 करोड़ डॉलर का फिल्म का नाम ही था। मैं और अलका याग्निक जी गाए थे, हालांकि वो गाना ऑलरेडी शान गा चुके थे। तो जो आए थे ना उस समय पाकिस्तान से, बोले कि यार मुझे नई आवाज चाहिए, अच्छी आवाज चाहिए। तो विप्लव दा मुझे जानते थे, है ना, तो पहले तो गवाए उससे उस फिल्म में, तो शान का ऑलरेडी गाया हुआ था, तो उसकी जगह पे मैं गाया था। वो गाना था सत्यार, चलता फिरता सांसें लेता ताजमहल लगती है तो, खुशियों का मेला मैं हूँ अकेला, खुशियों का मेला मैं हूँ अकेला, तन्हाई को महका दे, आजा सनम आजा, हो आजा सनम
आजा। तो मैं और अलका जी दोनों गाए थे, पाकिस्तानी फिल्म थी ये। देन उसके बाद मैं उड़िया फिल्म गाया। उड़िया फिल्म था, गाना था दूरकू दूरई गोलू मोनाने सुखो सुखो जी फोगोर संजो ओरे प्यारे भीगे सोमोरे ए मो दुनिया अरे आ अरे आ अरे आ अरे आ। तो ये मेरा उड़िया था सुखेमन। फिर मैं राजस्थानी गाया, साउथ की फिल्म गाया, फिर मैं नेपाली गाया, फिर मैं मराठी गाया, पंजाबी गाया, मतलब बहुत बहुत सारे गाने गाए। तो दूसरा इंडस्ट्री में काम करने के समय कौन सा ज्यादा अच्छा लगा? भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ से आपको इतना प्यार मिला, या ये सब इंडस्ट्री बाहर? पूरी तो भोजपुरी ये मेरा अपना चीज है, और मैं इसी के लिए आगे बढ़ा हूँ। मैं भोजपुरी भाषा के लिए मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं भोजपुरी मिट्टी का हूँ, मैं बिहार का हूँ। मैं हर वक्त चाहूँगा कि अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि हर वक्त मैं काम करूँ, आजीवन मरते दम तक मैं काम करूँ। वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, मुझे शौक है। वो तो मेरा एक नाम है कि चलो मैं नाम करना चाहता हूँ कि मैं इसमें भी गाऊँ, उसमें भी गाऊँ, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए। लेकिन ये चीज़ तो मेरा धरोहर है, ये तो कभी भूल सकता हूँ मैं, जीवन में नहीं भूल सकता हूँ, क्योंकि यही देखा जाए तो मेरा कैरियर, यही रोजी रोटी मेरा भोजपुरी भाषा ही है जी। तो फिर आलोक कुमार जी को हम लोग बॉलीवुड में कब देख रहे हैं? बहुत जल्द आप देखेंगे। 2-3 महीना में दिख जाऊंगा मैं ये सिंगिंग के साथ। बहुत बड़ी फिल्म अभी ऑफर आ रहा है, अभी आ भी गया है। 2-3 लोगों का, म्यूजिक डायरेक्टर का, बहुत बड़े लेवल का, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़े लेवल का। जैसे मैं आऊँगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, और बहुत बड़े लेवल से होगा, और शायद हो सकता है बड़े एक्टर के साथ। फिर मतलब आपको लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री आपके टैलेंट का प्रॉपर कदर नहीं कर पाया? मैंने किया, नहीं, शुरू से नहीं करते तो शायद मैं तो अपने मन से जाता नहीं हूँ गाना गाने। लोग मुझे बुलाते हैं तो 6 से 7 हज़ार में गाना कैसे गाया, ये भी है। आप गाना गा करके आप लोग आपको धक्का नहीं देगा, नहीं तुम आगे बढ़ो, वो आपको खुद करना पड़ेगा। आपको घर से निकलना पड़ेगा, खुद आपको बताना पड़ेगा कि मैं आलोक कुमार हूं, है ना। आप थोड़ी बोलेगा कि भाई तुम गाना गा दिए हो, आप फेसबुक पे आओ, ये वो आपको खुद बताना पड़ेगा कि भाई मेरा ये गाना है, इंस्टाग्राम पे आओ भाई मेरा ये गाना है, आपको खुद भी बताना पड़ेगा ना। तो इंडस्ट्री तो मुझे बहुत साथ दी है, सारे म्यूजिक डायरेक्टर, एक्टर, राइटर सब मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं, अभी तक मुझे कर रहे हैं। ऐसा नहीं, अभी भी मेरे 150 गाने पेंडिंग हैं। तो बिना ऐसे थोड़ी, बिना सपोर्ट का, बिना गायकी का, चाहे बिना प्यार आशीर्वाद का थोड़ी सब कुछ होता है। सब हम लोग एक है, इंडस्ट्रीज एक है। आज कुछ भी होता है सुख दुख में तो मैं देखता रहता हूँ, कम से कम भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग खड़े रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तब ये सिर्फ यहीं से हो सकता है। बिहार यूपी के जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं सब लोग एकजुट होते हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो मतलब एक सिंगर का अपने को भी खुद को पब्लिसिटी करना जरूरी है। तभी तो मैं बोला कि मेरे में कमी रही कि मैं अपने आप को कभी फेसबुक पे बहुत कम चलाता था, फेसबुक इंस्टा सबसे बड़ा दूर रहता था। वो तो मैं ये प्रयागराज से मैं आने लगा ना, जान भी गया कि नहीं आलोक कुमार, हालांकि मुझे तो सुर संग्राम से मुझे जानते थे, लेकिन ये प्रयाग से मुझे लगा कि नहीं यार अब मुझे कुछ करना है। बहुत दिन बैठा, मतलब बैठा क्या, मतलब स्टेज शो सिंगिंग तो कर चलता ही रहता था, लेकिन मैं फंड पे नहीं आता था। कोई आते थे मीडिया वाले तो बोले कि यार छोड़ो यार अभी नहीं दूंगा, भेज दो। जो भी थे मेरे मैनेजर बोले भेज दो, नहीं मन है, क्या बोलूं, क्या मैं बोलूं। वही सिंगिंग के बारे में पूछेंगे क्या हुआ, अश्लील होगा, के लिए छोड़ दो यार नहीं देना है। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आलोक कुमार को खड़ा रहना है और मैं खड़ा रहूंगा। अब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए। मैं स्टार्ट हो गया, आगाज हो गया है। आज जब आर्य का आगाज है पावन धरती, ये प्रयागराज है, तो आलोक कुमार का भी आगाज हो गया, मतलब नए तरीके से अब मैं काम करूंगा लगातार। इस भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर अगर हम लोग बॉलीवुड के बारे में भी देखें, आजकल बहुत ज्यादा ऑटो ट्यूनिंग चल रहा है काफी। अगर आप बॉलीवुड का भी देखिएगा तो काफी टैलेंटेड सिंगर की जगह एक ऑटो ट्यूनिंग से नॉर्मल भी, नॉन सिंगर भी सिंगर बन रहे हैं।
तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ टैलेंटेड सिंगर लोगों को भी काम की कमी हो रहा है या अपना रेपुटेशन का भी एक बात आ जा रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या बोलना है? एक देखिए चलन है, एक वोकल का एक चलन है। पहले आप समझिए कि आज से 50 साल पहले जाइए तो पहले लाइव गाते थे लोग, साथ में म्यूजिशियन साथ में होते थे। थोड़ा भी कोई भी गड़बड़ा दे, चाहे म्यूजिशियन गड़बड़ा दे या तो सिंगर गड़बड़ा दे, फिर से रिकॉर्ड होता था। तो उस समय कितनी तकलीफ होती होगी। बीच में आया कि चलो अब ट्रैक बनेगा, सिंगर आएगा गा देगा। उस समय विदाउट ऑटो ट्यून चलता था। अब क्या हुआ, अब आवाज के साथ साथ वो ट्यूनर का प्रयोग होता है। हर सिंगर पे होता है, ऐसा नहीं है, मेरे में भी होता है। कुछ ऐसे गाने हैं कि नहीं होते हैं। होता है कि चलो कि कान को अच्छा लगे, पब्लिक को अच्छा लगे, मुझे सुनने में अच्छा लगे। गायकी तो सबका सेम है। जो पहले ऑलरेडी सिंगर है वो तो सिंगर है। हाँ, एक बोलिए कि सहारा एक मिल गया, जिसको नहीं गाने आता है वो माइक पे चढ़ करके, ट्यूनर एक ऐसा है कि थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता है, तो उसको एक सपोर्ट मिल गया कि नहीं आवाज अच्छी है। लेकिन जब लाइव गाएंगे तो फिर वही आ जाएंगे। हाँ, वो स्टूडियो तक ठीक है वो सिंगर। ऑटो ट्यूनिंग से एक सिंगर का जो वोकल क्वालिटी होते हैं, जो अच्छे सिंगर, सच में टैलेंटेड सिंगर होते हैं, उनका तो वोकल क्वालिटी थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। नहीं तो आप कितना मात्रा में ट्यून यूज करते हैं ये भी मायने रखता है। ऑटो ट्यून का उल्टा चलता है, मालूम है कि नहीं? मैं बता दूं, जैसे हम लोग गा दिए गाना, तो ऑटो ट्यून का उल्टा जैसे एसी का चलता है ना, उल्टा कि जितना कम करेंगे उतना ठंडा करेगा, तो वही सर ऑटो ट्यून जितना कम करेंगे उतना ज्यादा ये करेगा, मतलब ज्यादा ऑटो ट्यून का प्रयोग होगा। मतलब 0 कर देंगे समझिए बहुत, मतलब 100 हो गया वो। हाँ, तो हम लोग ना 50-60 पे रखते हैं ताकि पता ना लगे वो रखता। सर, इंडस्ट्री में हम लोग को बेसिकली 2 तरह का पब्लिसिटी देखते हैं। एक होता है कि पब्लिसिटी और होता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी। तो यहाँ पे भोजपुरी इंडस्ट्री को हम लोगों को देखने को मिलता है कि पवन सिंह जी और खिचड़ी लाल जी के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा, लड़ाई या फिर बातचीत चलते रहता है। तो ये क्या मतलब सच में नेगेटिव पब्लिसिटी है कि इन लोगों के बीच में सच में ही कुछ ना कुछ चलता है? अब तो मैं देखने नहीं जाता हूँ कि क्यों करता है। जैसे सब देखते हैं वैसे मैं भी देखता हूँ। फिर भी आप काफी क्लोज रह चुके होंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं पूछता हूँ ना कि आप नेगेटिव से सोचते हैं कि पॉजिटिव से सोचते हैं। मैं पूछने नहीं जाता हूँ ना भैया, आना मैं पूछूंगा। जैसे आप लोग सब लोग देखते हैं कि भाई दोनों में झगड़ा होता है, वैसे मैं भी देखता हूँ कि भाई झगड़ा होता है। तो भाई जैसे सब लोग उनको जानते हैं वैसे मैं भी जानता हूँ। हालांकि बैठना उठना होता है तो ये सवाल मैं नहीं करता हूँ, ये उनकी सोच है, क्यों बोलते हैं, वो क्या सोच के बोलते हैं, ये तो वही जानते होंगे या तो ईश्वर ही जानते होंगे। ये बात बीच में तो कोई जानता होगा नहीं। पवन सिंह जी को तो आप अपने बड़े भाई भी मानते हैं। हाँ, शुरू से। कितना उनका अवदान है आपके करियर में, कितना इम्पैक्ट है? देखिए, मैं कैरियर को लेकर के मैं किसी को नहीं ये किया, कुछ इंस्पिरेशन से मिला? किसी मैं अपना, जब तक अपना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं है। कैरियर मेरे पास भी कोई भी हमसे जूनियर रहेंगे तो मैं कैरियर किसी का नहीं बना सकता हूँ, मैं एक सपोर्ट कर सकता हूँ। कैरियर आप में टैलेंट ही काम देगा तो करेंगे, नहीं तो कैरियर को लेकर के मैं किसी से नहीं किया। बाकी रिश्ता सबसे, मेरा रिश्ता सबसे अच्छा है, सबसे। हाँ, मिलता हूँ, बैठता हूँ, ऐसे एंजॉय करते हैं, खाना पीना करते हैं, खत्म। भाईचारा वाला है दोस्त। जैसे हम लोग, पवन भैया मेरे बड़े भैया है, तो भाईचारा वाला दोस्ती है। हाँ, आए, हाँ किए, खाए पिए, फिर चल दिए घर। बाकी मैं कुछ करूंगा तो उनको भी खुशी मिलेगी ना, मैं कुछ अच्छा करूंगा तो उनको भी खुशी मिलेगी। चाहे जो भी लोग हैं, पब्लिक को भी खुशी मिलेगी ना, आलोक इस मुकाम पे गया। आज देखिए ये प्रयागराज गाना बजा तो सारे लोग खुश हैं। इंडस्ट्री समझे कि बॉलीवुड वाला से बात हो रही है, तो कहीं न कहीं सब कलाकार की जो मानसिकता होती है सब एक है, सब एक है। सब सारे कलाकार भावुक होते हैं। भले हम लोग कुछ बोले लेकिन मन में संगीत ही आएगा। थोड़ा देर के लिए बोल देते हैं, खूब चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, लेकिन फिर 10 मिनट के बाद फिर संगीत ही आ जाएगा। वो ऐसा ईश्वर ही देने होता है, गॉड गिफ्ट होता है वो चीज। तो सब एक। आलोक कुमार जी को हम लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में कब देख रहे हैं? ये अच्छा सवाल है। देखिए मेरा तो मन है कि मैं अब समाज सेवी से भी, समाज सेवा में राजनीतिक के तौर से मैं गुजरूं, अच्छा, साथ साथ में रहूं।
और कुछ सीखूं भी मैं, क्योंकि मैं राजनीतिक में तो देखा जाए तो मैं जीरो हूं। मुझे लेकिन परंतु नहीं आता है कुछ। हाँ, मजाक नहीं, मैं लेकिन परंतु नहीं जानता हूँ। हम यही जानते हैं कि भाई आदमी गरीब है, आदमी अमीर है, आदमी अच्छा है, आदमी खराब है, बस इतना ही जानता हूँ मैं। मुझे भगवान क्या दिया, क्या देगा, मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं बस यही जानता हूँ। मेरे से जो हो सकेगा मैं करूँगा, है ना। मुझे समाज का सेवा आज से नहीं, आज आप पूछ रहे हैं कि राजनीति में क्या करना चाहे। जब मैं छोटा था तब मैं पिताजी के साथ में कीर्तन में ढोलक भी बजाया हूँ पिताजी के साथ। करीब 97 से मैं ढोलक बजा रहा हूँ पिताजी के साथ। तब मेरी उम्र थी 13 साल, 11 साल, 11 साल का मैं था। तब मैं ढोलक बजा रहा हूँ, 2008 तक बजाया हूँ। बीच में चले गए थे चंडीगढ़, तो आते थे फिर ढोलक बजाते थे। तो कहने का मतलब कि जो भी पैसे मिलते थे ना, तो समाज में उस समय बड़ी गरीबी थी। आज ना बहुत हर जगह पैसा हो गया है। उस समय तो जो भी होता था 20 रुपया 10 रुपया खर्चा करते थे, शुरू से मेरा रहा है। हाँ, शुरू से। तो समाज के प्रति हमको बड़ा अच्छा लगता है काम करने में, इसलिए मुझे राजनीतिक में इंटरेस्ट है कि मैं समाज में कुछ करूं, एक ताकि मेरा एक नाम हो कि नहीं आया, एक बच्चा आया, अच्छा काम किया। कौन सा पार्टी के साथ आपका विचारधारा मिलता है? पार्टी देखिए, अभी सारे अच्छे, ऐसा नहीं कोई खराब है, लेकिन कुछ है अभी कि मैं लड़ूंगा। मैं बताऊंगा। कुछ गठबंधन से भी बात हो रही है, हो भी गई है, तो हो सकता है उलट फिर हो कि कौन, क्योंकि गठबंधन में क्या होता है ना कि आप एक डिसीजन नहीं ले सकते। जब टीम बैठती है ना, तो वहां पे डिसाइड होता है कि किसके टीम से किसके कैंडिडेट जाएंगे लड़ने के लिए। तो वो जब डिसाइड होगा तो मैं बताऊंगा, है ना। हाँ, वो मैं डिसाइड, लेकिन मैं लड़ूंगा अपने तरफ से, जहाँ मेरा घर है लखीसराय। हाँ, तो फिर क्या हम लोग मान सकते हैं कि योगी जैसे जो फॉर्च्यूनर मिलने वाला है आलोक कुमार जी को मिल चुका है? वो तो कब का मिला। फरवरी में ही मिला। बढ़िया, तब तो हम लोगों को आपके पॉलिटिक्स में कुछ खास इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा। जी, मुझे शौक है, शौक भी है, और ये काम करने का जज्बा, मतलब हो जाए ना, हौसला भी है मुझे कि मैं करूं। अब देखिए कहाँ से डिसाइड होता है, लेकिन मैं इच्छुक हूं, मैं इच्छुक हूं मैं अपने विधानसभा से लड़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द भोजपुरी सॉन्ग में आपको जैसे बोले कि हम लोग ऑलमोस्ट 60-70% भोजपुरी सॉन्ग में हम लोग को वालगारिटी या डोल मीनिंग देखने को मिलता है। आपके जितना भी सॉन्ग है हम लोग को ऐसा कुछ तो नहीं मिला। आपके सॉन्ग बहुत मेलोडी किंग कहा जाता है आपको भोजपुरी इंडस्ट्री का। इवन आपका जो आप काफी स्पिरिचुअल गाना भी गाए हैं, इवन जो ये प्रयागराज है गाना जो वायरल हुआ, ये भी काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है। तो आलोक कुमार जी कितना भगवान पे भरोसा रखते हैं? सारे लोग रखते हैं ईश्वर पे भरोसा, और मैं तो ये भी बोलूंगा कि ये गाना मैं 5 साल पहले में गाया, 5 साल पहले गाया। आप जब आप गाते हैं कोई पर्व के लिए गाना, तो कितना प्रमोशन करते हैं। हाँ, और ये तो 5 साल पहले का गाया हुआ है। मैं जानता भी, मैं एक गाना गाया, मैं भूल गया था, दिमाग से निकल गया था कि मैं प्रयागराज के लिए कोई गाना भी गाया। तो ईश्वर की ही कृपा है ना कि 5 साल पहले का गाया हुआ और 144 साल बाद महाकुंभ आता है, और अचानक ना जाने कितने कलाकार गाए, कितने सिंगर गाए कुंभ के लिए गाना, लेकिन पीछे ये है कुंभ, ये गाना है, और ये आलोक कुमार गाना यहाँ है 5 साल। और समझिए कि अचानक कैसे हो गया, 900 करोड़ से भी ज्यादा अचानक हो गया ये। मतलब इसको चमत्कार ही कहा जाए ना, बिना ईश्वर का ये हुआ। तो मैं तो धन्य हो गया ये चीज कि ये चमत्कार ही कहा जाए कि ये साक्षात आशीर्वाद लगा आलोक कुमार पे। अच्छा, गाना तो गाया आलोक कुमार बहुत, 6-7 हजार, और एक गाना 5 साल, एक ही गाना गाया हूँ जीवन में, ये प्रयागराज है, उसमें भी 5 साल पहले का गाया हुआ, 6 साल पहले का, और अचानक आलोक कुमार का गाना बजता ही पड़े। और अचानक छोड़िए, जितने बड़े बड़े लोग, एक्टर चाहे आपके डिपार्टमेंट से मीडिया वाले, चाहे वो फाइटर मैन, खली, बिजनेसमैन, जो भी बड़े साउथ के एक्टर, बंगाली एक्टर, मतलब ये ऐतिहासिक हो गया।
अब तो लगता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मुझे भी इस जन्म में अब होगा कि नहीं होगा राम जाने, क्योंकि लोग गाना सुनते हैं लेकिन सुनने के साथ साथ लोग दिल में बसाए हैं। ये प्रयागराज है, दिल में रख लिए कि ये प्रयागराज है, ये मायने रखता है। हाँ, वो इमोशन के साथ। जी 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 जी, खाली सुने थोड़ी, यहाँ पे रख लिए सब दिल में। तो आप तो काफी स्पिरिचुअल गाना भी गाए हैं, तो एक थोड़ा हम लोग के लिए जो भी आपका गाना गाया गाना आपको पसंद है थोड़ा गा दीजिए। ये गाना मैं कहीं भी गाता हूँ, मैं मंच पे भी गाता हूँ माँ का, मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में, आपके मीडिया में मैं गाया हूँ। माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, बाबू हो सुगनवा देदा, देसवा के करनवा अपने पहनी हो बिरनवा देदा, माई हो ललनवा देदा, मेरा रंग दे मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 माई रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है शुरू शुरू से। भगवान में कौन से भगवान से सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं, किन को ज्यादा मानते हैं? देखिए, मैं तो भगवान को देखा नहीं, ना कोई देखा। भगवान आप ही हैं, यही है, ईश्वर का नाम लेता हूं मैं। मैं कभी भगवान को बंटवारा नहीं किया कि ये मेरे पर्सनल भगवान है, ये मेरे, ऐसा नहीं सोचता हूं मैं। कोई भी भगवान को याद कर लेता हूँ, जुबान में जो पहला नाम आया उन्हीं वही मेरे भगवान हैं। ऐसा नहीं कि मेरे ये हैं तो आपके ये हैं, और ये सब होना भी नहीं चाहिए। हालांकि सब लोग का अपना एक होता है कि मैं, कोई महादेव के भक्त होते हैं, कोई राम जी के भक्त होते हैं, कोई कृष्ण जी के भक्त होते हैं। मैं जिन जो पहले नाम आ गया है भगवान, दिल साफ होना चाहिए। यदि आपके लिए मैं वक्त पे काम आ गया तो आपके लिए मैं ही भगवान हूँ, है ना। भगवान भी उन्हीं को भेजते हैं कि कौन आपके लिए खड़ा रहता है। तो आप भगवान तो उनसे तो खैर तुलना ही नहीं है। माँ बाप है, माँ बाप का सेवा करो, है ना, माँ पिताजी का सम्मान करो, आप समाज का सम्मान करो, माँ बहन का सम्मान करो, अपने भाई का सम्मान करो, समाज का सम्मान करो, यही सबसे बड़ा भगवान है ना। तो आप जब दुआ लोगे ना लोगों के जुबान से कि नहीं यार आलोक बहुत अच्छा है, तो वही कनेक्ट होता है ईश्वर से, है ना, कनेक्ट होता है। आप कोई आपको 10 गाली देगा तो वही कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब वही भगवान है, सामने जो बैठे हैं दर्शक हैं वही भगवान है। हम लोग तो खैर देखे नहीं है, गुनगान ही करते हैं भगवान, सहाय रखिए, खुश रखिए। तो मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आखिरी में आ चुके हो। अब आपके लिए कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है, मैं आपको पूछ लेती हूँ। क्या आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ आइटम सॉन्ग्स पे चल रहा है? आइटम सॉन्ग्स नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेडिशनल भी देखिए कितना पकड़ रहा है मार्केट, कितना अच्छा लगता है, सबसे पहले इतना अच्छा सुकून देता है। आइटम क्या है, दिक चिक मारेगा, कान फाड़ देगा। दोबारा बोलेगा बंद करो यार, सुन लिए हैं एक बार, सुनेंगे जरूर, मैं भी सुनूंगा, कमर हिलाऊंगा, डोलाऊंगा, माथा करब, उसके बाद फिर बोलेगा अरे यार बंद करो, कुछ दूसरा लगाओ ना यार, सॉफ्ट वाला गाना लगाओ ना। सारे सिंगर करते हैं इसे, सारे सिंगर करते हैं। तो जो हमारे धरोहर है भोजपुरी के ट्रेडिशनल, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसी के आधार पे हम लोग भले कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो चीज कैसे खत्म होगा? वो चीज खत्म होगा समझ के संगीत खत्म हो जाएगा। आप किसको मानते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे इम्पैक्टफुल है, रेस्पेक्टेड है, जो भी आपके हिसाब से? तो देखिए, शुरू से देखा जाए तो विष्णु ओझा जी, भरत शर्मा जी, देखा जाए तो इनका शुरू से योगदान रहा है ना। भोजपुरी गाए, ट्रेडिशनल सॉन्ग लेकर के आए। अजय पांडे जी जो कि नहीं रहे दुनिया में, गुजर गए, और इनका मैं गाना सुना। विष्णु ओझा जी और भी मुन्ना सिंह जी,
सबका योगदान रहा। फिर उसके बाद रवि किशन भैया है, मनोज तिवारी भैया है। मनोज तिवारी भैया तो वो लोग तो खैर एल्बम बहुत सुपर डुपर दिए, जो हमारे धरोहर है। भिखारी ठाकुर का देखिए सम्मान, अभी भी उनका सम्मान चलता है, भिखारी ठाकुर सम्मान चलता है। मनोज भैया जब से आए एल्बम की दुनिया में, उन्होंने सोचा यार एल्बम कब तक चलेगा, अब इसको फिल्म में कन्वर्ट किया जाए, भोजपुरी फिल्म में। तो मुझे लगता है कि 2000 के बाद उनकी फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, उनका कॉन्सेप्ट है ना। हालांकि किए होंगे, फिल्म तो नहीं जानता हूं मैं, उसके पहले वो फिल्म आई थी भोजपुरी में मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि मनोज तिवारी भैया की पहली फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसा वाला, जो कि उस वक्त से भोजपुरी फिल्म का चलन फिर से अब स्टार्ट हो गया। उसके बाद कोई आया है, उसके बाद कुछ भी हुआ है ना। अब मेरे उसके बाद रियलिटी शो आया है, उसके बाद बहुत सारे सिंगर आए, बहुत सारे स्टार बने, बहुत सारे फ्लॉप हुए, बहुत सारे गुजर गए कोरोना में, है ना बहुत लोग बचे हैं। तो उसके बाद कोई होंगे, अब आने वाले जो पीढ़ी होगी वो किन्हीं और को मानेंगे, लेकिन हम लोग की पीढ़ी में तो मनोज तिवारी भैया का सबसे बड़ा श्रेय जा रहा है। और एक आपके शारदा सिन्हा जी देखिए, वो कितना नाम दी वो भोजपुरी का, है ना। रवि किशन भैया कितने बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने फिल्म की है। तो योगदान सबका है। खेसारी भाई देखिए, वो भी आए तो अपना एक अलग ट्रेड लेकर के आए, उनका जो रहा, उनको लगता है कि नहीं भोजपुरी में मुझे यही करना था, अच्छा लगा। पवन भैया थे तो भाई उनको लगा कि सिंगिंग में कुछ अच्छा करना है तो अच्छा कहिए, एक बहुत बड़ा गाना दिए इंडस्ट्रीज को, जो कि वर्ल्ड इंटरनेशनल गाना है, लॉलीपॉप लागे लू। और रियलिटी शो महुआ चैनल का योगदान है, जो कि भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो रहा है। तो योगदान सबका, आलोक कुमार आया उससे, आलोक कुमार जब अकेला एक प्लेबैक सिंगर है इंडस्ट्रीज में, तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है। सब यहाँ किंग है अपने आप में देखा जाए, या तो सब यहाँ भाईचारा है। हाँ, आलोक कुमार जी अगर सिंगर नहीं बनते तो क्या बनते? आप तो रोटी करने के पेट के लिए तो कहीं तो नौकरी करते, या तो सलाह रिंच का कहीं दुकान और में काम करते, कि नहीं नौकरी तो क्या करते। क्या भारत के करंट पॉलिटिकल सिचुएशन से खुश है? आज पूरा देश खुश है। जो एक साथ जितने भी देश के लोग हैं सब खड़े हैं आज, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि आज सबका एक सहारा लेकर के, सबका आशीर्वाद लेकर के, चंदन टिका करके आज देखिए इतिहास रचने को तैयार है, इतिहास रच भी दिया गया है। और देश के एक एक लोग खुश हैं, और मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष भी खुश है इस चीज से, क्योंकि ये देश की जनता की बात हो रही है, ना कि कोई पॉलिटिकल चाहे पर्सनली कोई बात हो रही है, देश की गरिमा की बात हो रही है। कितने लोग विधवा हो गए, और नाम कितना अच्छा रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। इससे तो मैं बड़ा खुश हूँ, और सारे लोग खुश हैं। बाकी तो देखिए राजनीतिक में क्या होता है, आपको बता दो कि पक्ष विपक्ष दोनों का काम होता है। जब तक आप विपक्ष नहीं रहेंगे तो पक्ष का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, है ना। अब खूब इंजन है, उसमें कोच ही नहीं जोड़ो, क्या मतलब, इंजन अकेला तो चल देगा, वो तो शेर है भाई, इंजन तो कहीं भी लेके चल देगा। लेकिन उसके साथ जब कोच जोड़ते हैं तो उसके साथ कितने लोग होते हैं, गार्ड जोड़ते हैं, कितना का भलाई होता है, स्टेशन मास्टर है, तो सबका रोजी रोटी चलता है उस चीज से। तो कहने का मतलब कि विपक्ष जब तक न कम ठोस हो तो पक्ष वाले का क्या मतलब है। तो आज बड़ी खुशी हो रही है ये चीज की। ये तो कहीं मैं राजनीतिक बात किया कि विपक्ष होना चाहिए, लेकिन आज सब एक साथ है। और यदि इसमें कोई टिप्पणी करे, कुछ गलत बोले, तो मेरे हिसाब से ये राजनीतिक होगा फिर। हाँ, अभी एक साथ सबको साथ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। और सारे लोग सैल्यूट मार रहे हैं आज, सारे लोग, और मारना चाहिए, गर्व की बात है, ये सम्मान की बात है। आर्मी या फार्मर, कौन आपके लिए सबसे बड़ा हीरो है? ओह, क्या सवाल किया आपने। जवान या किसान, है ना, आर्मी जवान या किसान।
देखा जाए तो ये दोनों के बिना देश अधूरा है। एक देश की सुरक्षा के लिए है और एक देश को अन्न देते हैं। दोनों चीज चाहिए देश को। तो मैं तो दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। किसान हैं तो हम लोग को बैठे बैठे रोजी रोटी मिल जाता है, और जवान हैं तो बैठे बैठे सो जाते हैं। तो दोनों का महत्व है धरती पे। ये गजब आप सवाल किया। अरे रियली में दोनों का महत्व, वाह। हम लोग तो सिर्फ बैठ के यहाँ बोलते हैं कि 5 किलो चावल ले आओ, लेकिन चावल कैसे होता है किसान से पूछो। बारिश होती है, खाद डालते हैं, मोरी लगाते हैं, काटते हैं, तब उपजा होता है, तब जाकर के कोई मार्केट में जाके बनता है। जवान लोग ट्रेनिंग होता है, कितना ट्रेनिंग करने के बाद रात दिन नींद हराम करके जगे रहना। कोई परिवार वाला बाल बच्चा सबको अपना देश को अपना परिवार मान करके वो खड़े रहते हैं और तैनात रहते हैं कि देश पे कुछ आंच न आ पाए। तो दोनों में किस भोजपुरी एक्टर को देख के आपको लगता है अब बस करो भाई? कि आप मुझे नहीं देखना है? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोगों का योगदान है। देखिए, संगीत समुद्र की गहराई है। आप इसको कितनों ही बढ़िया करेंगे तब तक थोड़ा बहुत तो रह ही जाएगा। सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। कोई ऐसे एक्टर नहीं है, चाहे सिंगर नहीं है, कि कोई चाहता है कि हमसे खराब हो जाए या खराब हो जाए। कोई नहीं चाहता है। अब जिसके पास जितना गुण है बेचारा बेस्ट देने की कोशिश करता है। तो सबका मैं महत्व देता हूँ। प्यार में ज्यादा धोखा मिला या इंडस्ट्री में? कहीं नहीं, हमको दोनों जगह फिट है। प्यार भी फिट, इंडस्ट्रीज भी फिट। हम सलाई रिंच हैं। कहीं भी जाके सलाई रिंच समझती है ना? हाँ। सलाई रिंच इतना फैलाइए, इतना कसिए, सब आलू को मारे हूँ। जितना उसको चाहिए फिट हूँ मैं, कस देता हूँ मैं। रणबीर कपूर या विक्की कौशल, कौन आपका बायोपिक सबसे अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं? हालांकि रणबीर कपूर जी क्या है, थोड़ा सा वो हार्ड मुझे लगते हैं। वो हार्ड वर्क करने के लिए बहुत लालायित है। वो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्क के प्रति वो, और विक्की कौशल जी भी। लेकिन मैं इनको रणबीर कपूर को मैं ज्यादा लाइक करता हूँ। अच्छा। क्या आपको लगता है बिहार और यूपी के लोगों को इन बाहर में भी बहुत अनफेयरली जजमेंट किया जाता है? नहीं, ऐसा तो मुझे लगता है कि नहीं है। और क्योंकि मैं रहा हूँ मुंबई में, बेंगलोर भी रहा हूँ, चंडीगढ़ भी रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ गया हूँ तो वहाँ तो बिहार के लोग तो रहते ही हैं। अब कमियां कहाँ हैं मैं बताता हूँ। जैसे समझिए कि चंडीगढ़ में बिहार के लोग हैं, मान लिया 5000। अब इसी में से कुछ गलती हो जाती है किसी से, या मारपीट कर लेना, या तो कुछ भावना गलत हो जाना किसी के प्रति, है ना, किसी के प्रति, या तो लड़की के प्रति, या तो चोरी की भावना में, या तो कुछ की भावना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि समझ नहीं पाते हैं। तो एक लोग के कारण बदनाम होते हैं बिहारी। हालांकि बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं। इतना मतलब कोई देख लेता था, अरे आलोक भैया है, ये है, मेरे ये है। तो मैं दोष नहीं दूंगा। तो दिक्कत कहाँ होती है कि बिहार के लोग, मैं बताता हूँ सच बात, कि बिहार के यूपी के लोग इतने भरे पड़े हैं ना कि उनको इरिटेट होता है कि इतने लोग क्यों हैं। हालांकि काम है, काम इन्हीं लोगों से है, काम इन्हीं लोगों से है। ऑटो भी चलाते हैं, देखता हूँ कि बिहार यूपी के भैया कहाँ बड़ा, तो जौनपुर से बनी। अच्छा, तो बम्बई में क्या करो हुआ? तो भैया क्या करें, तो कहाँ से बना? तो बिहार से बने। तो खाली बिहार लोग। लेकिन ये भी देखा जाए तो मेरे हिसाब से गलत है कि आज भी हमारे बिहार में ऐसा क्या हो गया है कि लोग को बाहर जाना पड़ता है। मजबूरी है ना, यहाँ रोजी रोटी नहीं हो पा रहा है तो बाहर। तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि मैं कुछ बिहार के वासियों के लिए कुछ करूँ इंडस्ट्री। लेकिन अब धीरे धीरे हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं। तो मैं अब एक ही बार तो मैं नहीं चाहता कि एक ही बार सब खड़ा कर दे। धीरे धीरे कोई भी चीज होता है तो धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा।
भोजपुरी इंडस्ट्री को किससे सबसे ज्यादा प्यार मिला, लालू जी या नीतीश जी से? देखिए, दोनों से प्यार मिला। जब सुर संग्राम में थे तो लालू यादव जी एक बात बोले थे, मुझे याद है, ग्रैंड फिनाले हुआ था गांधी मैदान में, उस समय लाइव शो चल रहा था, लाइव, मतलब अभी अभी चल रहा है गांधी मैदान में, आप टीवी देख रहे हो, लाइव शो था। लालू यादव जी आए थे तो बोले थे कि यार ये तो यूपी बिहार का प्रोग्राम है और फिनाले हो रहा है हमारा बिहार में गांधी मैदान में, यूपी से लोग आए हैं, 2-2.5 लोग आए हैं, 2-2.5 लाख लोग आए थे यूपी से। अरे देखते दृश्य आप, बाप, जितना अंदर लोग थे ना गांधी मैदान उतना बाहर थे, समझिए कि पैक था पटना। लालू यादव जी एक बात बोले, अच्छा हमको भी बड़ी खुशी था, हालांकि इनाम था 50 लाख, जो जीतेगा उसको मिलेगा 50 लाख। तो लालू यादव जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी कि देखो, जब लास्ट में रिजल्ट सुनाने की बात आए तो बोले देखिए ये हमारा बिहार है और यूपी से चल के आए हैं लोग, तो मैं उनका अपमान नहीं कर सकता हूं और अपमान में सह भी नहीं सकता हूं कि बिहार में आकर के बिहार हारेगा और यूपी से आकर के यहां से निराश होकर जाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम है। मैं नहीं चाहता हूं कि यूपी की जनता और बिहार की जनता ना खुश हो, इसलिए मेरा जहां तक मानना है दोनों को विजेता बना दो, दोनों लोग खुश हो जाएंगे। तो मुझे याद है, तो 25 लाख मुझे मिला, 25 लाख यूपी वाले मोहन राठौर को मिला। तो मुझे याद है वो दिन कि वो टाइप करवा दिए थे। तो भोजपुरी के लिए तो देखा जाए तो भाषा और बिहार के लिए मरे और उनका सम्मान भी किए यूपी वाले का। और नीतीश जी में एक बात है कि आप सब्सिडी का जो प्रावधान दिया है कि नहीं, आप भोजपुरी को आगे बढ़ाओ, है ना, भोजपुरी को आगे बढ़ाओ, थोड़ा बहुत जो अश्लील है इधर उधर उस पर कार्रवाई की जाए, ये भी अच्छा लगा मुझे। आप जमीनी स्तर से सोच रहे हैं ना, और भोजपुरी फिल्म में जो भी फंड की जरूरत होती है तो बिहार सरकार सपोर्ट करेगा, तो ये अच्छा लगा बढ़ावा देने के लिए। तो दोनों का योगदान है। कौन ज्यादा आर्टिस्ट फ्रेंडली है, मोदी जी या फिर जोगी जी? दोनों मस्त हैं, मतलब लगभग करते हैं प्रधानमंत्री हैं, बिंदास, नॉर्मली किसी से कोई भी आज मिल लेते हैं वो, तो उनका एक स्वभाव बड़ा अच्छा लगता है। ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनको फिक्र नहीं है कि कब क्या, इतने प्रोटोकॉल में जीते हैं वो, उनको फिक्र नहीं रहता है। स्पेशल बुलाते हैं, इधर तो था तो मैं भी जाने वाला था लेकिन मैं नहीं जा पाया, आया था मुझे कार्ड 6 तारीख को, मोदी जी थे, आपके मैथिली ठाकुर जी गए थे, मेरा भी नाम था उसमें, लेकिन कुछ ऐसा कारण हो गया कि मैं नहीं जा पाया, मजबूरी हो गई थी, लेकिन आराम से मिले वो, देखा मैं फिर पछतावा आया कि काश मैं भी रहता तो मैं भी मिलता। एक यादगार पल होता है ना, ये एक यादगार के लिए मिलना। तो योगी जी भी बहुत कलाकार को ये करते, देखिए यूपी में सब्सिडी एकदम दन जितना फिल्म बनाना है बनाओ, यूपी सरकार देगी, तो दोनों का महत्व है। मतलब दोनों लोग अच्छे हैं, मोदी जी भी योगी जी बहुत कलाकार, हंसते भी हैं, ताली भी बजाते हैं, ये चीज अच्छा लगता है। एक प्रधानमंत्री देश के आप मुखिया हैं और इतना पोलाइटली रहते हैं, इतना इजी वे में, तो बड़ा अच्छा लगता है सब। अब मेरा आखिरी सवाल है कि आप तो एक संगीत के बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, सुर संगम जैसा एक रियलिटी शो से आप आज इस जगह तक पहुंचे हैं, तो अभी भी बहुत सारा बच्चे को हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स लोग बचपन से रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करवाते हैं, बहुत कोई संगीत को लेके अपना करियर बनाने को सोचता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? रियलिटी शो में यदि जाना चाहते हैं आप और रियलिटी शो के बाद यदि कुछ करना चाहते हैं, रियलिटी शो तो एक प्रोग्राम है, एक नाम है, कुछ फंड मिल जाएगा आपको, कुछ एक चेहरा दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आप करियर, क्योंकि वही करियर नहीं है ना, वो तो आप जीत गए, एक शो आपने जीता। करियर की शुरुआत तब होती है जब आप बड़े सिंगर के साथ जब टकराएंगे, क्योंकि आपको वहीं से टकराना है। जैसे मैं जब इंडस्ट्रीज में आया तो बड़े लोगों से टकराया, कैलाश खेर जी से, उदित नारायण जी से, वहां पे हमको कंपटीशन देना, वहां पे हमको बेस्ट गाना था, तभी ना, तब ना आलोक कुमार गाएगा, नहीं तो नहीं गाओगे तो जीत गए। अच्छा कोई अच्छा नहीं आएगा उसमें तो तुम अच्छे होगे तो जीत गए,
होता है ना भाई। चलो सब एकदम गौ गणेश आया होगा, तुम उसमें से एक अच्छे हो गए तो तुम जीत गए, लेकिन यहाँ तो जो भी है सब तपा हुआ है सिंगर। तो कहने का मतलब कि जिसको भी सिंगर बनना है एज ए प्रोफेशनल, तो आप उसमें आप तैयारी कीजिए, सीखिए, पढ़िए, सुर का जानकार लीजिए। उसके बाद आप कहीं भी ऑडिशन होता है आप वहाँ जाके दीजिए। सेलेक्ट होने के बाद मेहनत कीजिए, सिंगिंग आप जो वहाँ सिखाने वाला है तो उनसे सीखिए और विनर होइए। उसके बाद फिर कंपटीशन अब से स्टार्ट होगा सिंगिंग का। उसके बाद फिर दोस्त यार बन जाते हैं, फिर लोग मिलने लगते हैं, फिर आपको पुश कर देगा, अब आप सिंगर बन जाएंगे। बहुत बड़ा ये नहीं है, बट मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू आलोक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।